माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो 2 मिनट में अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो और उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइव क्लास ज्वाइन करो बेटे। आज आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास नहीं होगी, है ना? तो आज हमारे पास टाइम है कि हम अपनी क्लाइमेटोलॉजी के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लें। अब ये हमारी 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो अपना बोतल वगैरह पेन कॉपी सब लेके बैठना और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो रफ बुक है वो भी लेके बैठना। और दूसरा, हेलो सविता, हेलो अजय। और दूसरा, आपकी जो एग्जाम की डेट आप सबको पता है वो आ चुकी है। आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर में है, तो अभी तो आपको फॉर्म भरने एक महीना आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जा रहा है। अब आज हमारी जो है ना, हमारा क्लाइमेटोलॉजी का 2 टॉपिक रह गए हैं खत्म करके। फिर 2 दिन हमारे कल्चरल और सोशल में लगेंगे, तो हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और 4 से 5 दिन हमारे ओशनोग्राफी में लगेगी। ठीक है, तो ओशनोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद फिर आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी तीन तीन दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन सेटलमेंट और पॉपुलेशन में। फिर आपका एनवायरमेंट ज्योग्राफी थॉट, इनमें भी हम 5-5 दिन लगाएंगे। तो हमारा जो सिलेबस है इस महीने में हम मोस्टली कवर कर देंगे। ठीक है, या फिर मैं एक काम करती हूँ कि सेटलमेंट ज्योग्राफी की जो वीडियो है ना, सेटलमेंट और पॉपुलेशन का, सेटलमेंट और पॉपुलेशन का ऐसे करते हैं कि हर संडे वाले दिन हम 3 क्लास कर लेते हैं, और उस दिन हम वो उन हर संडे को जब 3 क्लास होगी ना, तो हमारा सेटलमेंट और पॉपुलेशन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? तो क्लास शुरू करते हैं अब। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। देखो, कंडेंसेशन के जो टाइप्स है वो यहाँ तक हो जाएंगे हमारा। उसके बाद हमारा एयर मास वाला टॉपिक बहुत छोटा सा है, 10 मिनट का, उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। और फ्रंट वाला टॉपिक हम कर देंगे। और कल फिर आपकी कल तो मंडे है, तो आपकी 4 बजे मैथ वाली क्लास होगी। तो कल 1 से 3 बजे हम फिर से 2 क्लास करेंगे। और फिर एक हमारी 6 बजे और एक 8 बजे रहेगी, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। कल क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पहले करवाऊं? अच्छा, तो मैं ये काम, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हमारा 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। आपका उसमें 3 पार्ट है, स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है, आपका रिमोट सेंसिंग वाला पार्ट है, और कार्टोग्राफी। ये 3 है। ठीक है, तो कल साइक अच्छा, मेरी बात सुनो। साइक्लोन वाला जो टॉपिक है ना, वो मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है। अगर आपको टाइम बचाना है, और या फिर आपको ऐसे बोलते हो कि मैम नहीं, साइक्लोन दोबारा से करवा दो, तो मैं लास्ट में रिवीजन करा दूंगी। ठीक है, साइक्लोन की। बाकी साइक्लोन का मैंने ना यूट्यूब पे क्लास ले रखी है, शुरू शुरू में ही मैंने क्लास ली थी साइक्लोन पे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन पे। और अगर ये कहते हो कि मैम नहीं, साइक्लोन करवा दो, तो मैं करवा दूंगी। लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम कल की क्लास में पहले साइक्लोन के दोनों टाइप जो वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है, उसके बाद हम फिर
कार्टोग्राफी वाली यानी कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी वाली यूनिट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज का जो टॉपिक है ना वो कवर करते हैं। विंड वाला टॉपिक सबको समझ में आ गया ना? विंड वाला टॉपिक हो गया है पूरा। अच्छा, अब ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है कि हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितना कंटेंट है वाटर वेपर का, यानी कि आपका पानी गैसियस फॉर्म में होता है। वाटर वेपर उसी को कहते हैं ना कि आपका पानी गैसियस फॉर्म में होता है। तो उस गैसियस फॉर्म की हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी प्रेजेंस है उसको बोला जाता है आपका वाटर वेपर। वाटर वेपर आपका ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी होता है आपका वाटर वेपर का कंटेंट, वाटर वेपर की प्रेजेंस एटमॉस्फेयर में कितनी है, इसको बोला जाता है आपका ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये देखो आपका वायुमंडलीय आर्द्रता और संघनन। संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन इंग्लिश में। ये कहते हैं कि वायुमंडलीय आर्द्रता एक विशेष समय और स्थान पर, देखो अब आप किसी एक रूम में बैठे हो और आप जब रूम में बैठे हो तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है 2 बजे, ठीक है? उस पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर स्पेस में, स्पेस मतलब एरिया, उस एरिया में क्या है? कोई टेम्परेचर है, कोई ना कोई टेम्परेचर है ना उस रूम का। तो उस टेम्परेचर में जितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है आपका ह्यूमिडिटी, और इसको आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी रेफर टू द कंटेंट ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म बट जनरल इन अ पार्सल ऑफ एयर हैविंग, यानी कि एयर के एक पार्सल में जिसका डेफिनेट तो क्या है? डेफिनेट तो उसको उसका आकार है, डेफिनेट उसका टेम्परेचर है, और पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो आपका उसमें पानी की या वाटर वेपर की जो प्रेजेंस होती है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी। यानी कि अब आप रूम में बैठे, उस रूम का एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर स्पेस है, पर्टिकुलर उस रूम का आकार है, तो उस आकार में उस टेम्परेचर पर कितने वाटर वेपर जलवाष्प प्रेजेंट है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। और आपका जो द ह्यूमिडिटी और वेपर कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, आप देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो वाटर वेपर का कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में 0 से 5% के बीच में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो वेपर है, वेपर वाटर वेपर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। हमारे वाटर वेपर कब बनते हैं? वाटर वेपर बनते हैं जब आपका लिक्विड यानी कि आपका पानी, जब आपका पानी गैस में चेंज होता है तो इसको तब बनते हैं आपके वाटर वेपर। तो वाटर वेपर किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, तापमान पे। अगर उस पानी की सतह पर, ये कोई पानी की सतह है और इस पानी की सतह पर सूर्य की किरणें या तापमान बहुत ज्यादा मिला तो यहाँ से जो पानी है गर्म होगा, गर्म होके क्या है आपने वाष्प में बदल जाएगा और ये वाटर वेपर आपके एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आपका जो वाटर वेपर है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इक्वेटर पे आपके वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो आपका जो वाटर वेपर की मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पोलवर्ड एरिया में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर भी कैसे होता है? टेम्परेचर भी आपका इक्वेटर से पोल की तरफ घट जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि देख लो एक बार ये और समझ लो
ये ऐसे कर लो। देखो अगर ये प्लेस है, इस प्लेस पे हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो हवा है ना, हवा गर्म होगी, गर्म होकर दूर दूर फैल जाएगी, इसके कण दूर दूर फैल जाएगा, ठीक है, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो गर्म हवा की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। वही आपकी जो सर्दी होती है, सर्दी में क्या होता है, ये पार्टिकल पास पास चिपक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे से ऐसे 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 चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, हवा की जो डेंसिटी है, हवा की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जो आपकी कोल्ड एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जो हॉट एयर है उसकी डेंसिटी कम होगी, ये बात आप हमेशा याद रखना। उसके बाद कहते हैं कि जो वाटर वेपर का कंटेंट है ना, वाटर वेपर का कंटेंट बता रखा है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया पे 50 से 70 डिग्री के लेटीट्यूड पे देखो 2.6%। सबसे पहले ये बात करी गई है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, 0 से 35 डिग्री के बीच में जो आपका वाटर वेपर है वो है 2.6%। फिर आपका 50 डिग्री पे है आपका 0.9%। फिर आपका 70 डिग्री पे है 0.2%। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ चलते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद कहते हैं द कंटेंट ऑफ एटमोस्फेयरिक वेपर ऑल्सो डिक्रीज अपवर्ड, कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर भी जाते हैं तो भी आपका जो तापमान है वो क्या हो जाता है, तापमान भी गिरता है और साथ ही साथ आपका जो वाटर वेपर की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाती है। और आप कहते हैं कि मोर देन जो 90% वेपर है वो कहाँ पे मिलता है, वो सिर्फ 5 किलोमीटर तक। ये आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि आपके एटमॉस्फेयर का 90% ह्यूमिडिटी कितने किलोमीटर तक मिलता है, तो वो 5 किलोमीटर तक मिलता है, ठीक है। ये कहते हैं सपोज इफ अगर अगर हम ये माने कि आपका जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में उसका सारे का कंडेंसेशन हो जाए, तो हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर एक मोटी 2.5 सेंटीमीटर मोटी जो लेयर है ना, वो परत वो छा जाएगी। आया बेटे यहां तक समझ में? कुछ भी नहीं समझ में है तो पूछ लेना। अब आपके लिए एक बात और जरूरी है कि आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के लिए कोई ज्यादा वाटर वेपर की प्रेजेंस नहीं है। ये देखो यहाँ पे 53 डिग्री परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 20 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर, 30 डिग्री सेल्सियस वाटर वेपर, और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। अभी आगे समझ में आएगा आपको। इस डायग्राम से पता है आपको क्या समझा रखा है? इस डायग्राम से ये समझा रखा है कि आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर में जो है ना इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ये बात भी याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप है आपका टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। ये देखो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 53 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 28% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये बता रखे कि आपके टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये देखो ये भी आपको क्या दिखा रखा है, ये पूरा चार्ट दिखा रखा है। आपका सबसे पहले क्या है, ये पानी है। पानी से क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस से क्या है, आपके ये पानी गैसेस फॉर्म में बदल जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। और ये वाटर वेपर मिलकर देखो ये क्लाउड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो आपके इस एटमॉस्फेयर में ये ऐसे छोटे छोटे कण, रेत के कण आसपास हैं, आपकी हवा में लटक रहे हैं। इसके चारों ओर जो आपके वाटर वेपर है ना, ये क्या होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं। इनका ये क्या है,
चारों ओर बैठने लग जाते हैं इनके चारों ओर, जिससे हमें ये बादल दिखाई देते हैं। और फिर जब ये जो बादल बन रहा है और ये ओवरलोड हो जाता है, किससे? पानी की बूंदों से। जब ओवरलोड हो जाएगा ना, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा। देखो जब बादल ये है, जैसे जैसे आपकी हवा ऊपर उठती है ना, वो गर्म हवा ऊपर उठती है, लेकिन ये जैसे जैसे ऊपर पूछते हैं तो ये ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने की वजह से इसका वेट क्या हो जाता है? भारी हो जाती है। ये सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स है, पानी की बहुत ज्यादा ठंडी बूंदे हैं। और जब इस बादल में ओवर वेट हो जाता है इन बूंदों का, तो आपका क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका प्रेसिपिटेशन। इसके बाद ये कहते हैं कि आपका ये जो मॉइस्चर है ना, यानी कि ये जो वाटर वेपर है ना, ये जब कंडेंस होता है, यानी कि जब वाटर वेपर आपका पानी में बदलता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी फॉर्म बनती है। आपका ड्यू बनता है, फोग बनता है, क्लाउड बादल बनते हैं, बारिश होती है, पाला पड़ता है, आपकी स्नोफॉल होती है, बर्फ पड़ती है, ओले पड़ते हैं। ये सारे रीजन है आपके इस मॉइस्चर के। और ये कहते हैं कि जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर ऑल्सो हेल्प्स इन इंटेंसिफाइंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो वाटर वेपर है ना, ये एटमॉस्फेयर में क्या कैसे रिएक्ट करता है कि सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देता है, लेकिन अर्थ से जाने वाली एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, बल्कि वापस अर्थ पर भेज देता है। और ये टेम्परेचर पे, अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपके वाटर वेपर क्या है? हेल्प करते हैं। और ये आपको पता ही है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड, वाटर को जब गैसियस फॉर्म में ट्रांसफर करते तो उसको क्या बोला जाता है? आपका इवेपोरेशन बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद कहते हैं ये जो ह्यूमिडिटी, हिंदी में भी देख लो कि आपका जो वाटर वेपर है ना, वाटर वेपर की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करेगी? वाटर वेपर की मात्रा डिपेंड करेगी टेम्परेचर, विंड की हवा पे। जितना ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा, उतनी ज्यादा आपकी वाटर वेपर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सूखी हवा है ना, वो क्या कहती है? बिकॉज ड्राई एयर विद हाई, ऐसी हवा जिसका वो सूखी और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी हाई हो, वो ज्यादा से ज्यादा जो वेपर है वो अपने अंदर स्टोर करती है। जबकि जो मॉइस्चर हवा है वो तभी सेचुरेटेड हो जाती है, वो अपने अंदर मॉइस्चर को क्या नहीं कर सकती? अपने अंदर और मॉइस्चर को ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमी है। लेकिन जो आपकी सूखी हवा है और साथ ही साथ गर्म हवा और ऐसी हवा जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो वेपर है वो अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था एक होती है आपकी स्टेबल एयर। स्टेबल एयर कौन सी होगी? वार्म एयर। और आपकी एक होती है अनस्टेबल एयर। अनस्टेबल एयर कौन सी होती है आपकी? कोल्ड एयर। A stable air becomes saturated soon because there is no transfer of moisture, while unstable air attains saturation quite late because there is much transfer of moisture. एक मिनट रुको। स्टेबल एयर कौन सी होगी? स्टेबल एयर होगी आपकी जो मोइस्ट एयर होगी, क्योंकि ये जल्दी सेचुरेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है? इसमें ऑलरेडी आपकी नमी है, तो ये जल्दी से कंडेंस होके बारिश कर देगी। लेकिन आपकी जो हवा अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल हवा में जो है अभी कैपेबिलिटी होगी कि वो और ज्यादा वाटर वेपर को अंदर भरे, और वो क्या होगी? लेट उसका सेचुरेशन होगा,
क्योंकि उसमें जो एनर्जी का मॉइस्चर का ट्रांसफर है वो लेट है, ठीक है, वो बहुत देरी से हो रहा है। उसके बाद कहते हैं देर इज मोर इवेपोरेशन। अब एक बात तो आपको पता ही है, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो आपको ओशियन में पानी ज्यादा है तो वहां पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, लेकिन लैंड पार्ट पे इवेपोरेशन कम होता है क्योंकि वहां पे पानी कम है। अब ये कहते हैं देर इज मोर इवेपोरेशन फ्रॉम ओशनिक सरफेस। जो समुद्र है, समुद्र का ऊपर वाला सरफेस है, वहां से इवेपोरेशन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, लैंड सरफेस की तुलना में। और मैक्सिमम इवेपोरेशन आपके कितने से कितने के बीच में होता है, 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड टू 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड के बीच में आपका मैक्सिमम इवेपोरेशन होता है, ठीक है। ये लैंड का बताया है कि चलो लैंड में और ओशियन में देखें तो लैंड और ओशियन में से सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है आपका ओशियन में, ठीक है। अब ये कहते हैं अगर हर लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें कि 0 से 90 डिग्री लेटीट्यूड है, उन लेटीट्यूड में सबसे ज्यादा लैंड पर कहाँ पे इवेपोरेशन होता है और आपको ओशियन पे कहाँ पे इवेपोरेशन होता है। तो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैंड से आपका सबसे ज्यादा इवेपोरेशन होता है, और 10 से 20 डिग्री लेटीट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में आपका वाटर ओशियन बॉडी से इवेपोरेशन ज्यादा होता है। उसके बाद ये कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें हम वेपर को वाटर में चेंज करते हैं या आइस में या सॉलिड में चेंज करते हैं उसको बोला जाता है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये ना आपका वाटर जिन जिन उसमें चेंज होता है वो बता रखा है कि लिक्विड से गैस फेज में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं और किस में एनर्जी ज्यादा लगती है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो ये सॉलिड है ना, सॉलिड फॉर्म में जब कन्वर्ट होती है ना सबसे कम एनर्जी लगती है, ठीक है। अब ये जो आप पहले के फर्स्ट 3 फेज पढ़ रहे हो ना, ये फर्स्ट 3 चीजें पढ़ोगे तो इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जो लास्ट के 3 फेज होंगे उनमें एनर्जी निकल जाती है। देखो आपका सबसे पहले है लिक्विड फेज से गैसियस फेज में चेंज हो रहे हैं, यानी कि आपका वाटर से गैस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन में क्या लगती है, गर्मी। क्यों, क्योंकि आपके ठंडे पानी, आपके पानी को भाप में चेंज करना है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, वो कितनी लगती है, इतनी। और वो जो एनर्जी होती है उसको क्या बोले जाते हैं, लेटेंट हीट, जो छुपी हुई एनर्जी होती है जो हमें, देखो मैंने आपको एक दिन ये और बताया था कि अगर आप पानी रख देते हो बर्नर में गैस के ऊपर तो वो पानी है ना आपको वो पानी गर्म हो जाता है। उस पानी को देखो, ये जो बर्तन है इस बर्तन को हीट कहाँ से मिली, नीचे इस गैस से। तो ये हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसमें, कैसे ट्रांसफर हो गई, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी ने ये पानी को गर्म किया, वो एनर्जी लगी, छुपी हुई उष्मा कहते हैं जिसको, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा लगी इस पानी को गर्म करने में, ठीक है। तो आपका जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें आपकी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज से जब लिक्विड फेज में, यानी कि देखो जैसे आपकी बर्फ है, बर्फ पानी में बदल जाए तो उसमें भी क्या है, एनर्जी लगती है बर्फ को पानी में चेंज होने के लिए, लेकिन सबसे कम एनर्जी लगती है। उसके बाद है आपका सॉलिड से आपकी गैसियस फॉर्म में, जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है या गैस से सॉलिड में चेंज होता है तो इसको बोला जाता है आपका सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसमें इतनी आपकी एनर्जी लगती है।
अब ये लास्ट की 3 स्टेज है। पहले 3 स्टेज में क्या हो रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। अब ये लास्ट की स्टेज है, इनमें एनर्जी क्या हो जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब ये गैसियस फेज है। देखो आपकी ये जो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट हीट जो एनर्जी है वो आपके एटमॉस्फेयर को वार्म करने के काम आती है, गर्म करने, आपके एटमॉस्फेयर में क्या बनाए रखती है, स्टेबिलिटी बनाए रखती है, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का ट्रांसफर करती है एक तरीके से ये आपकी लेटेंट हीट। जैसे आपका गर्म पानी है, गर्म पानी से ये क्या है, भाप में चेंज हुआ, भाप में चेंज होता है, उसमें आपकी लेटेंट हीट स्टोर है, उसने आपके वायुमंडल को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। फिर आपकी जब बारिश हुई तो बारिश होते तो ये जो एनर्जी है ना वो निकल जाती है। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही बारिश होती है ना, बारिश होने के बाद हमें गर्मी महसूस होती है। वो गर्मी किस वजह से महसूस होती है, इस लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी की वजह से हमें वो गर्मी महसूस होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब आपका गैसियस फेज से लिक्विड फेज में, यानी कि वाटर वेपर से पानी में, यानी कि एक तरीके से लगा लो आपकी बारिश हो रही है, तो इसमें आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है। उसके बाद आपका लिक्विड फेज, यानी कि वाटर से जब आपका सॉलिड में चेंज होता है तो इसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। और गैसियस फेज से जब सॉलिड फेज में चेंज होता है तो इसमें भी आपकी एनर्जी रिलीज होती है। और ये नीचे लिखा हुआ है, इट में बी मेंशन दैट फर्स्ट थ्री फेज एब्जॉर्ब हीट, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाइल द लेटर थ्री, 4 to 6 रिलीज हीट, ये हीट को रिलीज करते हैं। और द लेटेंट हीट इज फर्दर इलेबोरेटेड। अब आगे इस लेटेंट हीट के बारे में बताया कि लेटेंट हीट क्या है। ये यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है बेटे, ये समझ में आ गया। अब हम कर रहे हैं लेटेंट हीट, यानी कि आपकी गुप्त ऊष्मा। जब आपका नीचे से पानी है, ये पानी ठंडा है, और ये पानी ठंडा होके गरम, ये पानी क्या होता है, जब इस पे टेम्परेचर पड़ता है तो ये गर्म होता है। तो इस पानी को गर्म करने में किसने हेल्प की, पानी को गर्म करने में हेल्प की आपके वाटर वेपर ने। सॉरी, एक मिनट।
अब है आपकी लेटेंट हीट, यानी कि आपकी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी। ये क्या है? जब आपका पानी वाटर वेपर में या गैस में चेंज होता है ना, तो इसको चेंज होने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। और ये आपका किसकी वजह से आपका कोई भी चीज गर्म होती है, तो ये देखो लेटेंट हीट, एक छुपी हुई एनर्जी होती है, उसकी वजह से ये पानी क्या है, ये आपका यहाँ पे पानी गर्म हुआ और गर्म होके ये किसमें चेंज हो गया, वाटर वेपर में। और इस वाटर वेपर में क्या स्टोर है, एक छुपी हुई एनर्जी, जिसको बोला जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। उसके बाद जाके क्या होता है, ये एक पॉइंट पे ऊपर जाके क्या हो जाती है, ठंडी होती है, कंडेंस हो जाती है, बादल बनाती है, और फिर क्या है, बारिश हो जाती है। तो फिर ये जो आपकी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है आपके एटमॉस्फेयर में, और इसी की वजह से आपको ठंड महसूस होती है। ठीक है, ये होता है आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ये कहते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू बी एब्जॉर्ब्ड फॉर द, यानी कि वो एनर्जी जब हमें चाहिए होती है, जब वाटर यानी कि लिक्विड फेज से जब गैसेस फेज में चेंज होता है, और वो जो एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है आपका लेटेंट हीट। या फिर जब आपका जो आइस है, आइस से वाटर में चेंज होते हैं, या आपका आइस से वेपर में चेंज होते हैं, तो इसको इसमें जो एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। और ये कहते हैं इट इज एविडेंट, ये आपका यह स्पष्ट है कि जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान द अमाउंट ऑफ हीट स्पेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जो आपकी अमाउंट हीट की इवेपोरेशन प्रोसेस में खर्च होती है ना, यानी कि जो एनर्जी लगती है पानी को वाटर वेपर चेंज करने में, वो कभी भी लॉस नहीं होती, ये हमेशा उन वाटर वेपर के साथ ही रहती है। और जब ये वाटर वेपर आपके बादल बन के बारिश होती है, तो फिर ये एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, तभी आपको बारिश होने के बाद गर्मी महसूस होती है। ये होती है आपकी लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, छुपी हुई ऊष्मा। ठीक है, ये कहते हैं देयर आर सेवरल एविडेंसेस, बहुत सारे आपके उदाहरण है, कई साक्ष्य हैं जो उस समय ऊर्जा के उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो हमें ये साबित करते हैं कि आपकी जो हीट है, कि आपका जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, इवेपोरेशन प्रोसेस में आपकी हीट एनर्जी लगती है। उसके बाद कहते हैं वन फील कूलिंग इफेक्ट, ये कहते हैं जब हमारे बहुत पसीने आते हैं और हम एकदम से पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो हमारा क्या है, स्वेट उड़ जाती है। ठीक है, स्वेट सूख जाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, समर महीने में, क्योंकि हमारा जो स्वेट है, पसीने है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। और उस इवेपोरेशन में आपका कौन सा प्रोसेस लगा, आपकी इवेपोरेशन प्रोसेस में आपकी जो एनर्जी लगी वो लगी आपकी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा की वजह से आपकी बॉडी पे जो वो पानी पानी था वो वाटर वेपर में चेंज हो गया। तो इस पानी से वाटर वेपर में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोला जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। और उसके बाद कहते हैं जब आपकी स्पिट है, स्पिट की बूंदे मानव के हाथ की हथेली पर रखी जाती है ना, तो भी आपको कूलिंग इफेक्ट शो होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पिट है वो वाष्प हो जाता है, इसलिए। ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको। ये देखो, ये जैसे जैसे आपका हीट सप्लाई होता है और आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो कैसे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंज हो जाती है।
जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा या मान लो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो आपका जो वो पानी है जो लिक्विड है वो तो सॉलिड में चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है कि कैसे कितनी पोजीशन होती है। उसके बाद कहते हैं दूसरी तरफ जो आपकी एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, यानी कि आपका जो ऊष्मा है, ऊष्मा ऊर्जा है वो निकल जाती है किस टाइम पे, जब आपका कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जब आपका लिक्विड सॉलिड या गैसेस फॉर्म में चेंज होता है। ये एनर्जी जो है कंडेंसेशन के बाद रिलीज हो जाती है, इसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि गुप्त ऊष्मा का संघनन। और ये जो ऊष्मा है ये कहाँ पे आपकी रिलीज हो जाती है, आपके एटमॉस्फेयर में ये इकट्ठी हो जाती है। और एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होने के बाद हमें क्या है, गर्मी लगनी शुरू होती है, और यही कारण है कि हमें जो है बारिश के बाद गर्मी लगती है। और ये कहते हैं इट मे बी मेंशन दैट व्हेन द हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, ये कहते हैं कि जब हमारी हीट एनर्जी लगती है, यानी कि जब इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट एनर्जी। ठीक है, और जब ये कन्वर्जन प्रोसेस इनवर्स होता है, यानी कि जब आपका वाटर वेपर से आप लिक्विड में चेंज होते हो तो ये एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है अपने एटमॉस्फेयर में। और आपका ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करने की सबसे बड़ा जो सोर्स है वो क्या है, तो एटमॉस्फेयर को गर्म करने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना ये क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका ये जो आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाता है या इवेपोरे वो प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं तो उसके बाद जो एनर्जी निकलते हैं ना वो एनर्जी क्या करती है, थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान, टोर्नेडो, हरिकेन, इनको ओरिजिनेट होने में हेल्प करती है। अगर आपकी लेटेंट हीट नहीं होगी तो आपकी ये जो है नहीं बन पाएंगे। और ये आपका क्रिटिकल रोल किस में प्ले करती है, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि एनर्जी को रीएलोकेट करने में भी, अर्थ पे एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी ये आपका लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी काम करती है। और ये मैंने एडियाबेटिक और डायबिटिक जो भी आपकी को बताया था कि ऊपर उठती हुई हवा इतने रेट से कम होती है और नीचे उठ बैठती हुई हवा इतने रेट से ठंडी होती है, ये मैंने आपको बताया था। बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है और डायबिटिक। बताओ जल्दी से। बेटे समझ में आ गया, आ रहा है आपको क्लास का या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, वैसे भी इजी सा टॉपिक है ये तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपका एक होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यानी कि आर्द्रता क्षमता। अभी आपका आर्द्रता क्षमता क्या होती है? आर्द्रता क्षमता होती है कि नमी धारण करने की कितनी कैपेसिटी है। अगर उस नमी ये मान लो ये आपकी हवा है,
और इस हवा का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और इस हवा में सिर्फ 58% जो आपका ह्यूमिडिटी है, 58% ह्यूमिडिटी को ही ये एक्सेप्ट कर सकती है या अपने अंदर समा सकती है, ठीक है। और अगर उससे ऊपर बढ़ेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, आपका वाटर वेपर प्रेशर, यानी कि आपका जलवाष्प भार भी कहते हैं इसको। अब पढ़ लेते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट इन एटमोस्फेयर एयर, यानी कि आपकी एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर की हवा, हवा में मॉइस्चर का जो कंटेंट है उसको बोला, वो किस में मेजर होता है, ग्रेन पर क्यूबिक फुट में या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है, ठीक है। यानी कि आपका हवा है, उस हवा का गिवन टेम्परेचर पर कितनी कैपेसिटी है वाटर वेपर को रिटेन करने की, उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितनी आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता, उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये कहते हैं द मॉइस्चर रिटेनिंग, यानी कि आपका मॉइस्चर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रेफर टू द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है क्षमता एयर की, कि वो अपने अंदर एक गिवन टेम्परेचर पे, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम जो है मॉइस्चर कंटेंट को अपने अंदर रिटेन कर सके, इसको बोला जाता है आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब है कि आपकी जो एयर है, एयर का जो एक पार्सल है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉइस्चर अपने अंदर संभाले, इसको बोला जाता है आपका ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है। अब ये आपके लिए लिखा हुआ है कि आपका जो टेम्परेचर और इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा तो आपका इवेपोरेशन भी ज्यादा, और अगर आपका टेम्परेचर कम तो आपका इवेपोरेशन भी कम, ठीक है। इवेपोरेशन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो आपका इवेपोरेशन भी ज्यादा, और अगर आपका तापमान कम तो आपका इवेपोरेशन भी कम। उसके बाद कहते हैं एंड हेंस एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑल्सो पॉजिटिवली रिलेटेड टू टेम्परेचर, और ये इससे ये भी कहते हैं कि आपका टेम्परेचर ज्यादा तो आपका इवेपोरेशन ज्यादा, और आपका फिर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा, और अगर आपका टेम्परेचर कम, इवेपोरेशन कम और आपका ह्यूमिडिटी भी कम, तो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी डायरेक्टली रिलेटेड है पॉजिटिवली। हायर द एयर टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी हवा की, और जितना कम टेम्परेचर होगा, यानी कि जितनी ठंडी हवा होगी उतनी कम वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उतना कम वो रिटेन कर पाएगी अपने अंदर मॉइस्चर को। लेकिन जितनी ज्यादा गर्म हवा होगी वो उतनी सूखी होगी, उतने ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर समा सकेगी। उसके बाद कहते हैं द एयर हैविंग मॉइस्चर कंटेंट, और वो एयर जिसमें मॉइस्चर का कंटेंट उसकी कैपेसिटी के बराबर हो उसको सैचुरेटेड एयर बोलते हैं। आप देख लो यहाँ पे सैचुरेटेड एयर किसको बोलते हैं, सैचुरेटेड एयर कौन सी, ऐसी हवा जिसमें वाटर वेपर का जो कंटेंट है वो उसकी कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी के इक्वल होता है, यानी कि अगर आपकी कैपेसिटी 50 है तो इसमें वाटर वेपर भी 50 है, तो इसको कैसी हवा बोला जाता है, इसको सैचुरेटेड एयर बोला जाता है, संतृप्त हवा बोला जाता है इसको। हिंदी में सैचुरेटेड का मतलब है संतृप्त। जिस हवा में नमी की मात्रा उसकी आर्द्रता क्षमता के बराबर होती है ना, उसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड एयर, यानी कि संतृप्त हवा कहा जाता है। आगे ये समझ में, सैचुरेटेड एयर कौन सी होती है, सैचुरेटेड एयर का मतलब ये नहीं है कि आपका टेम्परेचर 100 होना चाहिए या टेम्परेचर
जीरो होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। सैचुरेटेड एयर का मतलब है कि जब आपके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हवा में जो आर्द्रता है, यानी कि हवा में जो वाटर वेपर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का कंटेंट उसकी क्षमता के बराबर हो जाता है ना, उसको बोला जाता है संतृप्त हवा। देखो मान लो हवा का टेम्परेचर है 20 और उस 20 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो हवा के क्षमता थी, किसकी क्षमता, वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता, वो पूरी हो जाती है, मान लो 100% हो जाती है, तो ये आपकी हवा क्या है, सैचुरेटेड एयर है, संतृप्त एयर है। अब ये कहते हैं, अब डेफिसिट किसको कहते हैं, सैचुरेशन डेफिसिट, यानी कि संतृप्त घाटा। संतृप्त घाटा ये है कि एक तो एक्चुअल में जितनी है, एक्चुअल में जितने वाटर वेपर हैं, जितने वाटर वेपर प्रेजेंट है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, इनके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, सैचुरेशन डेफिसिट। द डिफरेंस बिटवीन द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड एक्चुअल ह्यूमिडिटी, उसको क्या बोला जाता है आपका, सैचुरेशन डेफिसिट। यानी कि आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और आपका सैचुरेशन, आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, आपका सैचुरेशन डेफिसिट। यानी कि कितना आ सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, और दूसरा कि कितनी उसमें है एक गिवन टेम्परेचर पे, उसको बोला जाता है आपका सैचुरेशन डिफरेंस। उनके किसको सैचुरेशन डिफरेंस बोला जाता है, इन दोनों के डिफरेंस को सैचुरेशन डेफिसिट बोला जाता है, नोट डिफरेंस। अब आपका एक होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे हवा सैचुरेटेड हो जाती है, यानी कि उसकी जो उसमें मॉइस्चर की जो कैपेसिटी है, यानी कि उसकी क्षमता है 50 की और उसमें एक्चुअल जो ह्यूमिडिटी है वो भी है 50, तो ये क्या हो जाता है, आपका सैचुरेटेड एयर हो जाती है। तो ड्यू पॉइंट वो पॉइंट है, या ड्यू पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे आपकी हवा सैचुरेटेड हो जाती है। सैचुरेटेड का मतलब जितनी उसमें कैपेसिटी है उतने ही उसमें वाटर वेपर आ जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, आपका औसांक बिंदु। अब आपका है टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, कि आप ह्यूमिडिटी को कैसे कैसे मेजर करते हो। यहां तक समझ में आ गया, आप ह्यूमिडिटी की टाइप पढ़ेंगे। और जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कौन सी डिवाइस के द्वारा मेजर की जाती है, हिग्रो हाइग्रोमीटर्स। हाइग्रोमीटर्स के द्वारा आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो मेजर की जाती है। ठीक है, आगे समझ में जल्दी से बता भी तो दिया करो, कहीं मैं आगे बढ़ती जाऊं और तुम्हें समझ नहीं आए।
ठीक है, तो चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने का जो डिवाइस है उसको बोला जाता है आपका हिग्रोमीटर। ये डिवाइस का नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो आपको ना एक ये जो कंटेंट है आपका वायुमंडल में, जो ये मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, इसको किस किस के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, मतलब एक्सप्रेस किया जाता है। एक तो हमने इसका नाम दिया हुआ है वेपर प्रेशर, दूसरा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आपके मेन तीन ही टाइप होते हैं ह्यूमिडिटी के, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका मिक्सिंग रेशियो। तो सबसे पहला आपका ना वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर है कि जितनी नमी है, नमी धारण करने की जितनी क्षमता है, अगर उससे ऊपर आपके वाटर वेपर आ जाते हैं ना, अगर उससे ऊपर भी एयर में वाटर वेपर आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर, यानी कि आपका जलवाष्प भार, जलवाष्प दबाव भी कह सकते हो इसको। दबाव ही तो हो जाएगा। आपको अगर खाने की भूख हो 2 रोटी की और आपको दे दी जाए 6 रोटी, तो आपका ये 4 रोटी तो एक्स्ट्रा हो जाएंगी ना, ये तो दबाव बनाएंगी ना, फिर आपको बार बार वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो यही आपका सेम एयर के साथ होता है कि अगर उसमें उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वाटर वेपर आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है आपका वेपर प्रेशर। अब आपका सबसे पहले है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? जो मैंने सबसे पहले बताया था कि एक गिवन टेम्परेचर पर जो आर्द्रता प्रधान है या जो आर्द्रता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मान लो इसका 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस रूम का और इसमें आर्द्रता है 58%, तो ये क्या होगी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब अगर मैं बोलूँ ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और कितने आपके वाटर वेपर आ सकते हैं और कितनी ज्यादा उस हवा की कैपेसिटी है कि वो और ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, तो उसको बोला जाता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि वाटर वेपर का एक गिवन टेम्परेचर पे जितना वेट है उसको बोला जाता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सिर्फ किसका वेट? आपके वाटर वेपर का एक गिवन टेम्परेचर पे जो होता है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डज नॉट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इस अगर आप टेम्परेचर में कोई चेंज कर दोगे तो वो ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होगी, वो एक्चुअल में उस वहां पे उतनी ही बनी रहेगी। अगर इफ नो एडिशनल वेपर इज एडेड थ्रू एडिशनल इवेपोरेशन बट इट चेंजेस विद कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। देखो ये आपका टेम्परेचर के घटाने और बढ़ाने से कम नहीं होते, लेकिन ये हवा के बैठने और हवा के फैलने से, यानी कि हवा के ऊपर उठने और हवा के नीचे बैठने की वजह से क्या होती है? कम और ज्यादा होती है। और ये कहते हैं आपकी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो इक्वेटर पे क्या है? इक्वेटर पे ज्यादा है। जैसे ही इक्वेटर से पोल की तरफ जाते तो ये कम होने लगती है। और कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन लार्जली डिपेंड ऑन ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये सिंपल वर्ड में ये कह रहे हैं कि सिंपल वर्ड में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? वेट किसका? वाटर वेपर का। वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि हवा का क्या? हवा का एरिया एंड अ गिवन टेम्परेचर, इसको बोला जाता है। यानी कि ये आपका एरिया है, इस एरिया का कोई टेम्परेचर होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितने आपके क्या है? वाटर वेपर, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और इसको याद रखना, ये हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ये यूनिट आपसे पूछी जाती है। इसको हम ग्राम पर क्यूबिक मीटर में
लिखते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। अब आपका है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में है ना, हम दोनों का वेट लेते हैं। इज डिफाइंड एज द मास, मास यानी कि वेट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का वेट, और in gram contained in a kilogram of moist air, and it represent the actual quantity of moisture present in definite moist air. इसमें हम पता है क्या दिखाते हैं, इसमें हम सिंपल सा बात है, इसमें हम दिखाते हैं वाटर वेपर का वेट, वाटर वेपर का वेट अपॉन में हम क्या दिखाते हैं, वेट ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कि जो आपकी नमी वाली हवा है उसका वेट, और वाटर वेपर जलवाष्प का भार, ये दिखाते हैं हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में। ये आगे लिख भी रखा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज रेशियो ऑफ वाटर वेपर टू द वेट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि वाटर वेपर का भार अपॉन में नमी वाली हवा का भार, ये हम शो करते हैं। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है, अफेक्ट होती है किससे, एयर प्रेशर में चेंज आने की वजह से या एयर टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेम है किसके, वेपर प्रेशर के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली रिलेटेड है किसके, एयर प्रेशर के। अगर आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा, आपका सॉरी, अगर आपका एयर प्रेशर ज्यादा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम, एयर प्रेशर कम, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा। और सेम वही कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वेटर से जब पोलर की तरफ जाते हैं तो आपका डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। और रियल सेंस में जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो जोग्राफर की यार्ड स्टिक होती है, और इसी के बेस पे वो जो है अपना कैलकुलेशन करते हैं, प्रेसिपिटेशन और इन सब के बारे में हमारे जोग्राफर्स हमें बताते हैं। अब आगे आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप लिख सकते हो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन में कैपेसिटी ऑफ एयर इनटू में 100%। सिर्फ ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जिसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट, एक्चुअली यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो एक्चुअली जो प्रेजेंट होते हैं गिवन टेम्परेचर पे वो, और उसका मैक्सिमम अमाउंट जो एक एयर होल्ड कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, वही हो गया ना, एब्सोल्यूट अपॉन में कैपेसिटी इनटू में 100, इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और आपका ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी ही को क्या बोला जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम जनरली परसेंटेज में शो करते हैं, इसको हम ग्राम पर क्यूबिक इन सब में शो नहीं करते, इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। और ये फॉर्मूला है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, आपकी जो हवा है, हवा में कितना एक्चुअल अमाउंट है, यानी कि आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है और आपका कितनी कैपेसिटी है, इनटू में 100। आप मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। इफ द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एन एयर हैविंग टेम्परेचर, देखो 20 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है, और उस 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 8 है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, 4 है। तो आप इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करो, तो जल्दी से मेरे को कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा।
कैलकुलेट करो, फिर अगर आपका आंसर सही नहीं आता तो फिर हम सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो आपको समझ में आ गया? जल्दी से सोल्व करो। अजय ने बोला है 400। सविता आप भी कैलकुलेट करो। है नहीं क्लास, मैं बताती हूँ। देखो ये ऐसे नहीं होगा। इसमें आपका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल अमाउंट कितना है और कैपेसिटी। तो पहले ह्यूमिडिटी कैपेसिटी लिख रखा है, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है आपकी? 8 नीचे। और एक्चुअल कितना है? 4 इंटू में क्या है? 100। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10 और आपका 0। तो कितना आ गया आंसर आपका? 50%। ये आ गई आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आंसर है। आया समझ में? अब आपको बताना है कि आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, एक्चुअल अमाउंट है कितनी है और कितनी कैपेसिटी है कि ये और कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, इनटू में 100। फॉर्मूले में अगर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा हो ना, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं, उसको वहीं कट कर देना, बस इनको देखना। आपका क्या दे रखा है? द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ये तो कैपेसिटी है, ये तो क्षमता है। क्षमता कहाँ पे आएगी? नीचे। और ऊपर क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट। एब्सोल्यूट का मतलब है एक्चुअल, जो रियलिटी में है कि इतना प्रेजेंट है। हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? कि एक गिवन टेम्परेचर पे और कितना ज्यादा वो हवा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ऊपर क्या है आपका? ये एक्चुअल है, इनटू में 100 कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10 और 0। तो आपका आंसर आ गया 50%। ऐसे निकलेगी आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो मुझे सोल्व करके दिखाओ एक क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन अपने पास से देखती हूं। अगर आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 10 और आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है 2, तो आप आंसर बताओ क्या आएगा? आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या निकलेगा? नहीं 500 नहीं अजय, फिर से गलत कर रहे हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है। कैपेसिटी कितनी है? 10 की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है? 2 अपॉन में 100। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 को कट करो
5 टू जा 10 और ये 0 की 0, तो आपका आंसर आ गया 20। 500 कैसे निकाल रहे हो? अरे ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड में है बेटे। ये जो 100 है ना, ये 100 ना तो ऊपर है या ना नीचे, ये बीच में है। तो इन दोनों नंबर से हम इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, वो कब चेंज हो सकती है? वो दो वे से ही चेंज हो सकती है। या तो आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाए जब हम उसमें और ज्यादा वेपर ऐड कर दें, ठीक है, या फिर आपका टेम्परेचर घट जाए, डिक्रीज हो जाए टेम्परेचर, जिसकी वजह से उसकी जो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाए। तो इन दोनों की वजह से आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कम हो सकती है। अगर आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से बढ़ने से? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी अगर हम उसमें और ज्यादा इवेपोरेशन ऐड कर दे, वाटर वेपर को ऐड कर दे, तो ये इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी चेंज होगी। और अगर आपका जो हवा है, हवा के टेम्परेचर को धारण करने, हवा का टेम्परेचर कम हो गया, और टेम्परेचर कम हो गया तो ये आपकी कैसी होगी? ठंडी हवा हो जाएगी। और ठंडी हवा क्या है? ठंडी हवा की धारण करने की क्षमता वाटर वेपर को वो कम होती है, तो इसकी वजह से भी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब ये भी याद रखो कि जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ह्यूमन की हेल्थ से और कंफर्ट से। अगर बहुत ज्यादा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ना, बहुत ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी और बहुत ज्यादा लो ह्यूमिडिटी ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं। और यही रीजन है कि आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे तापमान भी ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। और जब आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया है वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, जिसकी वजह से ये एरिया ह्यूमन के रहने के लिए क्या है? अनफेवरेबल है। आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि ना तो ज्यादा ना कम, ठीक है। लेकिन ये जो दो एरिया बताए हैं वहां पे या तो बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से जो ह्यूमन बींग है वो यहाँ वहां पे रह नहीं पाते। और मैंने आपको ना एक हवा का नाम बताया था जिसका नाम था हरमटन। हरमटन को डॉक्टर विंड क्यों बोला गया था? क्योंकि वो जो यहाँ पे आपके ये लोग रह रहे हैं ना कोस्टल एरिया के पास, अफ्रीका में, उनके पास ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी और हवा थी नहीं। तो इस ह्यूमिडिटी को अपने अंदर होल्ड करने के लिए ये हरमटन आती थी, और ये हरमटन इस ह्यूमिडिटी को अपने अंदर समा लेती थी और यहाँ की ह्यूमिडिटी को कम कर देती थी, इसलिए हरमटन को डॉक्टर विंड बोला जाता था। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल एरिया है, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है। और आपका जैसे आपको पता है जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी। आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम हो जाती है। और फिर क्या है आपका पोल वर्ड, आपकी रिलेटिव, ये ह्यूमिडिटी नहीं है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे आपकी अभी ये 3 लेयर है ना, वर्टिकली आपका ना ये बारिश पता है आपको कैसे होती है? आपका देखो ये नीचे धरती के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा मीडियम होता है और यहाँ पे टेम्परेचर का होता है लो होता है। तो आपकी यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीडियम ही होती है और यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है।
अब देखो, ऊपर वाले एरिया के पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है और नीचे वाले एरिया के पास टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब बारिश कैसे होगी? बारिश के लिए तो दोनों चीज चाहिए। तो आपका क्या चलता है, अप ड्राफ्ट और विंड ड्रिफ्ट चलती है। और इस अप ड्रिफ्ट और विंड ड्रिफ्ट की वजह से है ना, ये जो आपका नीचे का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और ऊपर की ह्यूमिडिटी नीचे आ जाती है, जिससे क्या हो जाती है, इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की मिक्सिंग होती है और आपकी क्या होती है, बारिश होती है। जो आपके क्यूमुलो निम्बस बादल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा बादल करते हैं वो, ठीक है। वर्टिकली जब आपके ऐसे ऊपर से नीचे ये मिक्सिंग होती है, इनकी वजह से बारिश होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। अब आपका है एक मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो क्या होता है? मिक्सिंग रेशो वही है जो आपकी हवा है, हवा में नमी का भार अपॉन में हवा के वेट का भार, यानी कि वॉल्यूम का भार। क्लाउड बता दूं, ये जो अभी मैंने बताया आपका ना, बारिश क्लाउड आगे आएंगे। वैसे आपके 3 तरीके के क्लाउड होते हैं मेन, ठीक है। उन क्लाउड के बस आपको क्या याद करना है, आपको उन क्लाउड का बस ऑर्डर याद करना है, सीरियल ऑर्डर। आपके जो क्लाउड के 3 टाइप होते हैं ना, वो है आपके स्ट्रेटस क्लाउड। इनको हिंदी में याद मत करना, हिंदी में याद बिल्कुल नहीं होगा। आपके स्ट्रेटस क्लाउड, सेकंड है आपके क्यूमुलस क्लाउड, और सबसे ऊंचाई पे जो बनते हैं उनको बोला जाता है आपका सीरस क्लाउड। एक अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से बादल है जो सबसे ज्यादा बारिश करते हैं, तो वो बादल है आपके क्यूमुलो निम्बस बादल। ये ऐसे बादल है जो आपकी धरती पर सबसे ज्यादा बारिश करते हैं। सबसे ज्यादा जो नीचे बनते हैं क्यूमुलो निम्बस बादल, और ये क्यूमुलो निम्बस बादल की वजह से क्या है, आपकी अप ड्राफ्ट और विंड डाउन ड्राफ्ट चलती है और उसकी वजह से आपके टेम्परेचर का मिक्सिंग होती है। ये भी क्लाउड आएगा ना तब समझाऊंगी। अब ये देखो आपकी ह्यूमिडिटी दिखा रखी है, यहाँ पे ये 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री लेटीट्यूड है। यहाँ पे आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप जाते हो तो आपकी ह्यूमिडिटी जो है कम होने लगती है। ये देखो, है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहीं पे है। हाँ, आगे बता दूंगी, आगे जो जो क्लाउड का इम्पोर्टेंट है ना, तो उससे समझा दूंगी। जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको क्लाउड का और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका बताया था ना, अब आपका मैंने ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बताया था ना, कि आपका 0 डिग्री पे आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा, फिर देखो कम हो जाएगी। सबसे कम कहाँ पे है, ये आपके 35 डिग्री के आसपास आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर थोड़ा सा बढ़ जाती है आपका जैसे ही पोलर एरिया। और अभी मैंने यही बताया कि आपका नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा और आपकी टेम्परेचर कम। ये बात याद रखना कि टेम्परेचर में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये प्रोसेस तो आपको पता है कि इवेपोरेशन क्या होता है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और आपका जब जो सॉलिड यानी कि जो बर्फ है, बर्फ डायरेक्टली या तो गैस में चेंज हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। या तो गैस से डायरेक्ट आपका स्नो में, या स्नो से डायरेक्ट गैस में जब चेंज होता है ना, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है।
और ये मैंने आपको लेटेंट हीट बता दिया, ठीक है, क्या होता है, और आपको सब्लिमेशन बता दिया। ये वही सेम है जो पहले हमने किए थे ना, कि किस में कितनी कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब ये देख लो, ये ना कुछ आपके फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी, वो आपको याद करने हैं। देखो आपके जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में क्या है, स्पाशियल और टेम्पोरल वेरिएशन मिलते हैं, यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग भी आपका इवेपोरेशन में वेरिएशन मिलता है। कहीं पे आपके वाटर वेपर ज्यादा, कहीं पे आपके वाटर वेपर कम, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उनमें सबसे पहला है आपका वेपर प्रेशर, उसके बाद आपका विंड यानी कि विंड की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, उसका सैलिनिटी, जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी उस पानी का उतनी लेट ही क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। आप कुछ कंडीशन लिख लो, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से पैराग्राफ में दे रखी हैं। ये देखो, आपका मैक्सिमम इवेपोरेशन कहाँ पे होगा, कब होगा मैक्सिमम, जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी। सबसे पहले हाई टेम्परेचर होगा, तापमान ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपकी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जहां होगी वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तीसरा, वहां पे ड्राई एयर होनी चाहिए, यानी कि जो हवा है हवा में नमी नहीं होनी चाहिए, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। विंड की जो स्पीड है वो ज्यादा होना चाहिए। आपका पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, अगर आपका पानी वाला एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। सेलाइन यानी कि नमक वाला पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में लवणता ज्यादा है तो उसका जो इवेपोरेशन है वो लेट होगा, बहुत टाइम लगता है। तो इसके बाद ये कहते हैं ये सारे जो फैक्टर होगा तो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन होगा वो हाई होगा, मैक्सिमम इवेपोरेशन होगा। और ये कंडीशन आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो, जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा, या ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो इवेपोरेशन है वो कम होगा। ठीक है, अब आगे है आपका इवेपो ट्रांसपीरेशन। देखो, इवेपो ट्रांसपीरेशन को बोला जाता है वाष्पो उत्सर्जन। ये सेम है, जो इवेपोरेशन है ना सेम इवेपोरेशन की तरह ही है। ये देख लो, जब आपका पानी का इवेपोरेशन जो पेड़ होते हैं, पेड़ की पत्तियों से होता है ना, या सोयल से, यानी कि जब आपका इवेपोरेशन या तो आपके जो प्लांट्स है, प्लांट की लीव से, या ऐसी सोयल जो पेड़ों को जकड़े हुए वहां से जब पानी का इवेपोरेशन होता है तो उसको बोला जाता है आपका इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये क्या होता है आपका इवेपो ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके जो पानी है, जब आपका पानी डायरेक्टली वाटर वेपर में चेंज होता है, कहाँ से होता है उसका जो कन्वर्जन होता है, वो पानी की जो जो सॉरी पत्ते हैं ना, पेड़ के जो पत्ते हैं और जो लीव्स हैं, उससे जब डायरेक्टली उस पानी का लॉस होता है ना तो उसको बोला जाता है आपका इवेपो ट्रांसपीरेशन। और एक होता है आपका रूट ऑस्मोसिस, यानी कि आपका जड़ परासन, यानी कि ये कौन सा आपका प्रोसेस है, जब आपका जो प्लांट और जो वाटर है ना,
आपका जो प्लांट्स है, प्लांट आपके जो सोयल है, सोयल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रूट ऑस्मोसिस। यानी कि आपके जो प्लांट है ना, प्लांट अपनी जड़ के सहारे, उनकी जड़ कहाँ पे होती है, ये देखो आगे डायग्राम में देखो, ये होता है आपका प्लांट। इन प्लांट की जड़ कहाँ है, ये मिट्टी में है। तो मिट्टी से ये जो प्लांट है ना, पानी लेते हैं और अपनी जो नीड है वो कंप्लीट करते हैं। इसको बोला जाता है आपका रूट ऑस्मोसिस। और ये पूछा गया आपका एग्जाम में कि आपका रूट ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो रूट ऑस्मोसिस है जब आपके जो प्लांट है, प्लांट अपनी जड़ों के सहारे जब सोयल से पानी लेते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका रूट ऑस्मोसिस। ये इवेपो ट्रांसपीरेशन, ये जो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन लिखा हुआ है, ये वही है, इज एन इंडेक्स ऑफ थर्मल। अच्छा, ये जो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन है ना, ये एक इंडेक्स है जो आपके किसने यूज किया है, थॉर्नवेट ने अपने क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन में यूज किया है। ठीक है, ये क्या है, इसमें है कि जो वाटर का लॉस हुआ है, पानी का लॉस हुआ है, उसको रिप्रेजेंट किया है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन से। ये पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन ये शो करता है कि आपके जो वाटर वेपर है या इवेपोरेशन है या पानी का जो लॉस हुआ है, वो आपकी सोयल से और वेजिटेशन से कितना हुआ है। यानी कि सोयल और वेजिटेशन से कितना पानी आपके एटमॉस्फेयर में गया है, उसको बोला जाता है आपका इवेपो ट्रांसपीरेशन। यानी कि इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड वाटर फ्रॉम लिविंग प्लांट। यानी कि आपके प्लांट से, प्लांट की लीव से कितना पानी का ट्रांसफर हुआ है, ये होता है आपका पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम आ गए हैं कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपका वाटर वेपर पानी में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड फॉर्म। अब ये बात भी आपको पता है ना कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट पर आपकी कोई भी विंड क्या होती है, सेचुरेटेड। ड्यू पॉइंट क्या पॉइंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हवा सेचुरेटेड हो जाती है। अब सेचुरेटेड का मतलब कि उसकी कैपेसिटी और उसकी जो कैपेसिटी जितनी थी और एक्चुअल में जो वाटर वेपर है वो इक्वल हो जाते हैं, तो तब आपकी हवा सेचुरेटेड हो जाती है। ये वही बोला गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू सॉलिड एंड लिक्विड। या तो आपका जो है स्नो में चेंज हो जाता है, या आपके बारिश के फॉर्म में वो पानी, वो वाटर वेपर नीचे आते हैं, इसको बोला जाता है आपका कंडेंसेशन। और वो टेम्परेचर जिस पे हमारी हवा सेचुरेट होती है उसको ड्यू पॉइंट बोला जाता है। और ये नोट किया जाता है कि आपका जो कंडेंसेशन है वो तभी होगा जब आपकी जो एयर है वो सुपर सेचुरेटेड होगी, यानी कि आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% के पार चली जाती है, तो ही आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है, अब आपके कंडेंसेशन के कुछ फॉर्म होते हैं। ये कहते हैं अगर आपका जो कंडेंसेशन है ना, अगर आपका कंडेंसेशन 0 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हो जाता है, तो कंडेंसेशन लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे आपकी बारिश हो गई आपके, और क्या होगा, ड्यू, फोग, रेनफॉल। अगर आपका जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया तापमान, -10, तो आपका जो कंडेंसेशन होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। जैसे पाला पड़ गया, आइस, स्नो, मतलब कि जबकि वो पानी की बूंदे जो हवा में थी ना, जो वाटर वेपर आपकी गैस की फॉर्म में थे, वो डायरेक्ट कैसे चेंज हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। और ये कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन होता है,
अब ये बता रहे हैं फ्रोस्ट पॉइंट और फ्रोस्ट पॉइंट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन अक्कर, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर आपका कंडेंसेशन होता है उसको फ्रोस्ट पॉइंट या फ्रोस्ट पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। या तो वो 0 होता है या 0 डिग्री से नीचे होता है। कभी भी 0 डिग्री से ऊपर होगा तो आपका कंडेंसेशन नहीं होता है, वो इस फॉर्म में नहीं हो पाएगा। आपको वाटर साइकिल दिखा रखी है। ठीक है, कैसे आपकी एक साइकिल चलती है। ये इंसोलेशन मिला, इंसोलेशन से आपका पानी क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, इवेपोरेशन से फिर कंडेंसेशन हुआ, बादल बन गए, बादल से फिर क्या हुआ, आपकी बारिश हुई है, पानी वापस नीचे आ गया, फिर दोबारा से क्या हो गया, ये साइकिल चलती ही रहती है। सब्लिमेशन देखो, जब डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड होता है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम कंडेंसेशन के वे टाइप पढ़ते हैं जो आपके ग्राउंड सरफेस के नियर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होंगे। तो सबसे पहले है आपका ड्यू, या, यानी कि आपका ओस। सुबह सुबह सब देखते हो ना, ये पानी की बूंदे दिखती हैं, वही होता है आपका ड्यू। ये देख लो यहाँ पे, इसमें जो आपकी पानी की बूंदे है ना, पानी की बूंदे बिना किसी कण का सहारा लिए, किसी रेत पार्टिकल का सहारा लिए, डायरेक्ट जब आपकी ऐसे जम जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका ओस या ड्यू। ये आपकी जो कोई भी ग्राउंड सरफेस है यानी कि जमीन की सतह हो गई या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उस पे छोटी छोटी पानी की बूंदे जम जाती है। ठीक है, जैसे आपकी वेजिटेशन हो गई, लीव्स हो गई, इन पे छोटी छोटी पानी की बूंदे मिलते हैं, इसको बोला जाता है आपका ओस। अब ओस बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी ओस के फॉर्मेशन के लिए? हाई रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी जो है हाई होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी हाई यानी कि मतलब उसमें जो वाटर वेपर है वो क्या होंगे, 100% होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। जब वाटर वेपर क्या है, यानी कि आपके जलवाष्प बहुत ज्यादा है, यानी कि हवा में पानी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये कहते हैं आपकी जो है काल्म एयर चाहिए। विंड की जो स्पीड है वो भी क्या होनी चाहिए, विंड की स्पीड कम होनी चाहिए, लो विंड स्पीड। उसके बाद है सूटेबल रेडिएटिंग सरफेस, यानी कि आपका काल्म एयर होना चाहिए और आपका नाइट टाइम, रात का समय होना चाहिए, ताकि आपका जो ये अर्थ का सरफेस है ये सारी की सारी एनर्जी को छोड़ दे। जब एनर्जी को छोड़ देगा तभी तो हमारी अर्थ ठंडी होगी। और ओस पढ़ने के लिए हमें क्या है, ओस पढ़ने, ये जो ओस पड़ेगी, ओस पढ़ने के लिए हमें ठंडी ही सिचुएशन चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। आपका क्लियर स्काई होना चाहिए ताकि ये सारी एनर्जी अपने एटमॉस्फेयर से निकल जाए। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होगी ना, यानी कि आपका काल्म एयर, शांत हवा, नाइट टाइम, रात का समय होना चाहिए, ताकि सारी की सारी जो गर्म अर्थ है ना वो सारी की सारी अपनी एनर्जी छोड़ दे। जब एनर्जी छोड़ गई तो हमारे अर्थ के सरफेस वाला एरिया कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ड्यू ओस कब फैलेगी, ओस कब बनेगा, जब आपका कंडेंसेशन ग्राउंड के पास ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपका ग्राउंड का टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये आपकी क्या है, हवा में पानी की बूंदे हैं। जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा तो ये हवा की जो बूंदे है ना नीचे से क्या हो जाएगी, अपना सॉलिड फॉर्म इसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका ड्यू। ये होता है ड्यू। देखो ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ये रात को ठंडा हो जाता है
और ऐसे हवा हमारे ग्राउंड सरफेस के, जमीन के पास भी तो हवा होती है ना, और उस हवा में क्या होता है, आपके ये वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका कम है और इसका टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है। तो इन्वर्जन होना शुरू हो जाता है और नीचे से ये क्या है, ये आपका जो गैस है ना, गैस लिक्विड में चेंज होने लगता है। और इसलिए आपकी जो सुबह सुबह आप पत्ते देखते हो ना, पत्तों पे आपका छोटी छोटी पानी की बूंदे पड़ती मिलती हैं, ये होता है आपका ओस। अब ये देखो, ये बता रखा है कि ड्यू फॉर्मेशन तब होती है जब कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होता है सैचुरेटेड एयर का, ग्राउंड सरफेस के पास होता है। और वो टेम्परेचर जिस पे कंडेंसेशन होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। अब आता है आपका फ्रोस्ट। फ्रोस्ट यानी कि आपका पाला। ये भी पाला भी कब पड़ता है, पाला भी तब पड़ता है जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, तब। ये क्या होता है, इज डिफाइंड एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो गैसियस फॉर्म में है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, उसको तब बनता है आपका पाला। ठीक है, एक लेयर सी, जैसे बर्फ की हल्की पतली पतली सी लेयर सी है ना, जो छा जाती है चारों तरफ ऑब्जेक्ट के, उसको बोला जाता है आपका फ्रोस्ट। आपकी मिट्टी के ऊपर ये देखो, ये आपको ये दिख रही है ना, ये लेयर। अच्छा, शुरू शुरू में जब हम बर्फ जमना शुरू करते हैं ना, तो उसको 20 मिनट के लिए रख दो, और 20 मिनट के बाद रखने के बाद ना वहां पे हाथ लगा तो ऐसे बर्फ के छोटे 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 कण मिलेंगे आपको। ये एक तरीके से फ्रोस्टी होता है पाला। जब आपका गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है ना ग्राउंड सरफेस के बाद, जब आपकी जो एयर है, वाटर वेपर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ के कण में चेंज हो जाते हैं। क्यों, इसके लिए भी वही सेम कंडीशन है। रात का टेम्परेचर क्या होता है, कम। आपका नाइट टाइम होना चाहिए, काल्म एयर होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है चली जाए। और जो आपका अर्थ का ग्राउंड है, जमीन है, वो क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर कम यानी कि ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर जो हवा है, हवा में जो वाटर वेपर है, और वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे आपके सॉलिड में। ये होता है आपका फ्रोस्ट। अब आपका एक होता है राइन। राइन भी आपका क्या होते हैं, सॉलिड। जो आपकी बहुत ज्यादा ठंडी पानी की बूंदे है ना, और इस ठंडी पानी की बूंदों पे लगातार क्या होता रहता है, लगातार ये इनको टेम्परेचर यहाँ पे कम होता जाता है। तो ये इतनी छोटी छोटी दानेदार सी बन जाते हैं, जैसे बर्फ के गोले सी नहीं बन जाते, उसको बोला जाता है राइन। ये ओपेक होते हैं, यानी कि इनके आर पार हमें नहीं दिखता है। और ये मेनली कहाँ हमें मिलती है, जो कोई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो ये कोई पत्थर है, इस पत्थर के यहाँ पे हमें पड़ी पड़ी मिलते हैं, ये होता है आपका राइन। नहीं, इनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, लेकिन पर इनमें ना पार्टिकल्स का साइज होता है। वो जो पार्टिकल का साइज है ना, वो आगे मैंने लिख रखा है आपके लिए। आपके जो नेट का एग्जाम है ना, उनमें इनके जो साइज है ना, इनके जो दाने बनते हैं उनका साइज है, वो आपसे पूछ लिया जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। ये अगर आपको अलग से लिखना है ना तो मैं लिखवा देती हूँ। जैसे अब आपका फोग और मिस्ट है, ये लिख लो एक बार। आपकी है स्नो, ये पूछा गया एग्जाम में, सेम वही है। स्नो का जो पार्टिकल है, उसका जो आकार है वो है 1 मीटर से 20 मिलीमीटर, इनके दानों का साइज होता है। उसके बाद आपके हेल यानी कि आपके ओले, ओले का जो साइज है वो कितना है, 5 से 50 मिलीमीटर।
एक होता है आपका ग्रेप्यूल। ग्रेप्यूल का साइज है 2 से 5 मिलीमीटर। ठीक है। आपका है स्नो फ्लेक्स। स्नो फ्लेक्स का साइज है लेस देन 1.3 सेंटीमीटर और 0.5 इंच। आपका एक है स्लीट। स्लीट का है 0.225 मिलीमीटर। ये बेटे एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डाटा पूछा जाता है। आपका एक होती है ड्रीजल। फुहारे नहीं होती बारिश की फुहारे, उनको बोलते हैं ड्रीजल। ड्रीजल का साइज है 0.5 मिलीमीटर से कम। और आपका जो ये फोग है, फोग का है आपका 4.02 से 5.20 मिलीमीटर, ये साइज है। इनका आज तक आपके एग्जाम में बस इन्हीं का पूछा गया है। एक मिस्ट का और साइज है, मिस्ट का साइज मैं आपको देख के चेक करके बता दूंगी। मिस्ट का ना बहुत ज्यादा छोटा साइज है, 0.000 से कुछ करके है। ये नोट्स में लिख लेना, आप पहचान जाओगे। ठीक है, लिख लिया ये। चलो अब जो है ये मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, मिटाती नहीं हूँ। अब आपका है मिस्ट एंड फोग, यानी कि आपका धुंध और कोहरा। धुंध और कोहरा देखो बनने का दोनों का प्रोसीजर सेम है, बस एक जो विजिबिलिटी है, एक विजिबिलिटी को ज्यादा कम कर देता है, एक में जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा कम नहीं होती है। देखो इससे आप देखोगे, ये आपका मिस्ट है। देखो इसमें आपकी जो विजिबिलिटी है, देखने की जो क्षमता है वो ज्यादा कम नहीं है, हम इसमें बहुत दूर तक का देख सकते हैं। लेकिन ये आपकी फोग, फोग में आप ना थोड़ी से 1 किलोमीटर तक का भी नहीं देख पाते हो, इतनी ज्यादा विजिबिलिटी, देखने की क्षमता फोग में क्या हो जाती है, ज्यादा कम हो जाती है। ये इसी से दिख रहा है ना। अब इसको पढ़ लेते हैं। ये दोनों कब बनती है? और फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन, जब आपका कंडेंसेशन फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है तब ये दोनों बनते हैं। ठीक है, अब ये कब बनते हैं? देखो ये बनते हैं जब आपकी ये हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि रेत में के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना आपकी हवा में, उनके अराउंड क्या होता है, ये वाटर वेपर ऐसे कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होके क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। मिस्ट और फॉग एक तरीके से आपके ग्राउंड सरफेस के बनने वाले बादल हैं, बादलों का छोटा रूप है जो आपके ग्राउंड सरफेस के पास बनता है। इन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली के अराउंड ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और मिस्ट एंड फॉग जो है आपका वाटर ड्रॉपलेट है जो कि हवा में होती हैं, और ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, यानी कि विजिबिलिटी यानी कि देखने की क्षमता को कम कर देती है। जो डिफरेंस है मिस्ट और फॉग में वो सिर्फ उनके साइज से रिलेटेड है। आपकी मिस्ट का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन जो फोग के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो बड़ा है। बस ये डिफरेंस है मिस्ट में और फोग में।
कंडीशन इनको भी वही चाहिए बनने के लिए कि आपका लेट नाइट यानी कि रात होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए, और आपका जो है जो धरातल है वो कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये बादल बनेंगे। ठीक है। अब आपका है ना आगे पीपीटी नहीं बनी हुई है, लेकिन मैं आपको ना दो थ्योरी है प्रेसिपिटेशन की, थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। पहली का नाम है क्लाउड इंस्टेबिलिटी, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी, क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी, या फिर आप इसको आइस क्रिस्टल थ्योरी भी बोलते हो। ये किसने दी है आपके, ये दी है बर्गेरोन ने 1933 में, और ये कहाँ के साइंटिस्ट मेट्रोलॉजिस्ट है, नॉर्वे, ये याद रखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्वे के मेट्रोलॉजिस्ट हैं। दूसरी है आपकी कोलाइजन थ्योरी, कोलाइजन कोएलेंस थ्योरी, और ये किसने दी है आपके, बोवेन ने। ये क्वेश्चन अगर आपने सोल्व किए होंगे ना क्लाइमेटोलॉजी के तो उसमें देखा होगा, दोनों थ्योरी पूछ रखी है, क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी भी और कोएलाइजन थ्योरी भी। कोएलाइजन थ्योरी दी है आपके बोवेन ने, और क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी दी है आपके बर्गेरोन ने। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपके क्लाउड पढ़ेंगे, और आपका जो फोग है, फोग दो तरीके की फोग होती है, एक आपका रेडिएशन फोग और एक आपका है एडवेक्शनल फोग। ठीक है। फिर क्लाउड का पढ़ने, क्लाउड का थोड़ा सा हो जाएगा, और उसके बाद हम एयर मास पढ़ लेंगे, एयर मास के साथ साथ हम फ्रंट भी पढ़ लेंगे, फ्रंट का जो थोड़ा सा ओवरव्यू है वो हो जाएगा। और उसके बाद कल हमारी क्लास फिर 1 बजे से 3 बजे तक होगी, 1 से 3 बजे होगी कल क्लास। अब हमारी जो क्लास होगी वो कितने बजे होगी, 8 बजे होगी, 8 से 9:30 जितना भी चलेगा हमारा चल लेगा, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। अगर हमारी 1 घंटा 30 मिनट की क्लास हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। संडे को अगर हमारी 3 घंटे की क्लास हो गई और डेली भी हमारी 3 घंटे की क्लास हो गई ना, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है इस महीने में, ताकि हमारी नवंबर में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, मैं आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। और जैसे आपका पता है, ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, और आपका कोपेन की ये जो थ्योरी है ना, ये हम कैसे करेंगे, ये हम नवंबर में करेंगे PYQ के साथ। ठीक है। कोपेन का तो मैं आपको जब इंडिया ज्योग्राफी करवाऊंगी ना उसमें करवा दूंगी। अब कल हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे फ्रंट और साइक्लोन पढ़ के, और फिर शाम को हम कल का दिन, कल की एक क्लास और परसों की 3 क्लास में हमारा वो कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश कीजिए, नहीं बेटे अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश नहीं करनी है, हम एक बार इसी महीने में ही फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर थोड़े बहुत 1-2 टॉपिक बच गया ना तो उसको फिर हम नवंबर में कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। आपका कल कंप्लीट हो जाए, कल आपकी 2 तारीख है, तो कल आपका क्लाइमेटोलॉजी खत्म, जो 1 से 3 बजे, सॉरी 12 से 3 बजे वाली होगी, 12:30 या जितने भी, तो क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होके हम कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी की 2 क्लास कर लेंगे, कल ही एक 6 बजे और एक 8 बजे। ठीक है। तो आपकी फिर 3 तारीख को कल्चरल और सोशल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। तो कितनी तारीख तक हो गई, 3 तारीख तक आपकी 4 यूनिट हो गई। फिर आपकी है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी को हम क्या करेंगे,
4 दिन में कंप्लीट करेंगे 3 क्लास लेके, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट की क्लास करेंगे और आपकी ओशनोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका है, फिर हम ज्योग्राफिकल टेक्निक करेंगे। ज्योग्राफिकल टेक्निक को करने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इतना ही सिलेबस है, ज्यादा सिलेबस नहीं है। रिमोट सेंसिंग का तो आपका सिर्फ 4 क्लास में हो जाएगा। और आपका जो ये कार्टोग्राफी है ना, कार्टोग्राफी सिर्फ आपकी 1 घंटे 30 मिनट की क्लास में हो जाएगा। और आपका रह गया मोर्फोमेट्रिक एनालिसिस, वो उसकी भी सिर्फ एक ही क्लास होगी, उसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो मैं करवा दूंगी। उसके बाद है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पहले हम करेंगे बेटे ज्योग्राफिकल थॉट। थॉट को हम 4 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 10 तारीख तक ये हमें टेक्निक खत्म करके, 14 तारीख तक हमें थॉट कंप्लीट करके, फिर आपका क्या है दूसरा, उसके बाद इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को भी 4 दिन में खत्म कर देंगे, 3-3 क्लास लेके। और उसके बाद बच जाएगा आपका एक सेटलमेंट प्लस पॉपुलेशन ज्योग्राफी और आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आपके कितने दिन बच गए? 14 दिन बच गए। तो उन 14 दिन में हम ये दोनों कवर कर लेंगे एक साथ, ठीक है। हो गया अपना सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि मुझे पता है ना कितने टॉपिक है, कितने टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, इसे बार पूछा ही नहीं जाता। तो सिलेबस इस महीने में जो है कंप्लीट हो जाएगा अपना। बस कल हमारा जो है क्लाइमेटोलॉजी की क्लास है। क्लास रुचि 1 घंटा 50 मिनट होने वाली है क्लास को शुरू हुए। ज्वाइन नहीं हो पाई तो कोई बात नहीं बेटे, अब ये क्लास तो ओवर हो गई है। अब आपकी 8 बजे क्लास है, 8 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कंडेंसेशन के कुछ फॉर्म है, क्लाउड का पढ़ेंगे। बेटे ऐसा कुछ नहीं होता है अजय, आप जो नेट का एग्जाम होता है ना, नेट के एग्जाम में आपसे पहले मांगा जाता है कि आपकी एमए होनी चाहिए, एमए आपकी ज्योग्राफी में होनी चाहिए। बीएससी से उनको कुछ मतलब नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की है, डजेंट मैटर। आपका सिर्फ और सिर्फ नेट के पेपर के लिए एलिजिबिलिटी है एमए, एमए होनी चाहिए। अगर आपकी जिस सब्जेक्ट में एमए, आप उसी सब्जेक्ट का नेट दे सकते हो। आपकी अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो एमए है, आप एमए के फर्स्ट ईयर में हो या आपने एमए ज्योग्राफी में एडमिशन भी लिया है ना, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। वो बीएससी में तो आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, आप एमए एमए में एग्जाम दे सकते हो। एमए एमएससी ज्योग्राफी वाला जो बच्चा है वो नेट का एग्जाम दे सकता है फॉर्म भरने के लिए। और जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो ना, तो उसमें ये नहीं पूछा जाता, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप पीजी में हो, आपकी पीजी कंप्लीट हो गई है या पीजी परस्यूइंग हो, तो आप परस्यूइंग पे लगाते हो। अगर आपकी हो गई है तो आपकी कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट पे। और अगर आप परस्यू कर की है आपने भी, आप सेकंड सेम में हो, थर्ड सेम में हो, फोर्थ सेम में हो, चाहे किसी भी सेम में हो, तो आप परस्यूइंग पे लगाओगे। बस इतना पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता फॉर्म भरने के लिए। ना ही वहां पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ भी नहीं लगता है। आपको बस ये फिल करना है कि मेरी एमए, मैं एमए में हूँ, बस परस्यूइंग है मेरी एमए, और कुछ नहीं है उसमें। आपके लिए वो नहीं है, मैं अपने आप आपको बता दूंगी वो देख के। बाकी ये मैं आपको बता रही हूँ, फॉर्म फिल करने के लिए नहीं पूछा जाता है। किसी ने बीएससी की हो, एमएससी की हो, वो सब भर सकते हैं। बीएससी से कोई मतलब नहीं होता है, ये बात याद रखना। जो आपके नेट वाले हैं ना, यूजीसी वाले, यूजीसी वालों को ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में भी की होती ना, और आप एमए ज्योग्राफी से कर रहे होते, तो भी आप ज्योग्राफी का एग्जाम दे सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ फर्क पड़ता है कि आप एमए ज्योग्राफी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस इतना फर्क पड़ता है, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी कितने बजे क्लास होगी? 8 बजे क्लास होगी। फ्रंट तक हमें नेक्स्ट क्लास में करना है।
और वो जो पुराना जो आपका है वो मैं अपलोड कर दूंगी बेटे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई करो।